तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का टॉपिक को लिख देते हैं और उसका डेफिनेशन को लिखेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्या उसका यूज है, और भी बहुत सारा चीज जो इससे रिलेटेड है उसको हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लिख दो। चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, when the current इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, when the electric current is induced or generated। induced मतलब जनरेट हो रहा है by the change in magnetic change related to magnetic field, change related to magnetic field, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं लिखाए हैं, चेंज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्यों हम लिखाए हैं चेंज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसको समझेंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चेंज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, when the electric current is induced या generated by the change related to magnetic field is called as electromagnetic induction। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें हो क्या रहा है, आपका करंट आ रहा है। करंट आ रहा है, क्यों आ रहा है करंट? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ चेंज होने के कारण आपके अगल बगल में ये करंट जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है। और ये जो करंट आ रहा है हम इसी फेनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, change into magnetic field, then this phenomenon is called as, then यहां पे लिख लीजिएगा, then this phenomenon is called as electromagnetic induction। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और समझते हैं कि ये डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ और क्या कहना चाहता है। इसका हम लोग डीप स्टडी अब करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग लिखना अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म were considered as separate
entity for a long period of time until various experiments were conducted to show the relation in between these two entities। मतलब कहने का क्या है ना कि बहुत समय तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग क्वांटिटी समझा जाता था। ठीक है, बहुत समय तक, जब तक, कब तक समझा जाता था? तब तक जब तक कि कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया गया और ये बताया नहीं गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन है। हम एक एक्सपेरिमेंट देखे थे कि हम लोग करंट एक वायर में जा रहा था और बगल में जो आपका था वो नीडल, मैग्नेटिक नीडल, वो घूमना स्टार्ट हो गया था। तो करंट के कारण आपका मैग्नेटिक जो नीडल है वो घूम रहा है, यानी कि कोई ना कोई उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो बाद में ये रिलेशन आया कि ये जो करंट है वो जरूर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उस मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और वही उसको क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। ठीक है, उसको घुमा रहा है, उस नीडल को घुमा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझे, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसके बाद भी हुआ जो ये बताता गया कि आपका करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग यही लिखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कंसीडर सेपरेट एंटाइटी for a long period of time until various experiments were conducted to show the relation in between these two entities। ठीक है, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, बाद में ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया कि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन। ठीक है, चलिए तो आगे लिखते हैं। बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स it was found that इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हुआ है, चार्ज का मूवमेंट, चार्ज मूव कर रहा है तो वही इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, यानी कि मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज generate magnetic field, generate magnetic field। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये तो हम लोग देख चुके थे। Therefore magnetic force acts on the magnetic needle, magnetic force acts on the magnetic needle when placed in the vicinity, vicinity मतलब बगल में,
in the vicinity of the magnetic needle. ठीक है, by different experiment it was found that electric current यानी कि motion of charge generates magnetic field. ये magnetic field generate करता है current. Therefore magnetic force acts on the magnetic needle. इसीलिए ये जो magnetic field create किया ना, तो इसीलिए ये magnetic field magnetic force generate कर रहा है magnetic needle पर when placed in the vicinity of the magnetic needle. When current is placed, current wire is placed in the vicinity of the magnetic field. मतलब समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है? वो करंट कैरिंग वायर. और वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इसीलिए नीडल पे मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है. अब वो कौन कर रहा है? वो करंट के कारण आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स उस पे. तो हम ये कंक्लूजन में तो पहुंच चुके थे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट के बाद कि मैग्नेटिक फोर्स जनरेट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा. तो 1830 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक नहीं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया. जोसेफ हेनरी, ठीक है, और माइकल फैराडे, ठीक है. ये दोनों मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इस एक्सपेरिमेंट से वो एक रिलेशन निकाले कि जब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा? और रियल में इसका आंसर हाँ आया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से इस चीज को ये प्रूव करके दिखाएं. ठीक है, वो ये प्रूव करके दिखाएं कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करिएगा तो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए, तो इसमें हम लोग लिखते हैं इन इसमें लिखते हैं सो was it possible that its converse is also true? क्या इसका कन्वर्स भी इस कन्वर्स में इसका सही है? मीन इलेक्ट्रिक करंट is generated by change in magnetic field. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण. क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? It was proved correct by the various experiments conducted by Joseph Henry and Michael Faraday in 1830. 1830 में कुछ एक्सपेरिमेंट वो कंडक्ट किया और इस चीज को प्रूव करके दिखाया कि ऐसा भी संभव है. यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, दिस. अच्छा, एक चीज, ये जो हम लोग और ये लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या आपका हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है.
बाय द चेंज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए चेंज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड में है आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो और भी कुछ चीज चेंज हो, रिलेटेड हो मैग्नेटिक फील्ड ही से, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो यही इसी के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो करंट जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी चेंज होने से, और जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इसी को 1830 वाले एक्सपेरिमेंट में किया गया था प्रूव। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी द्वारा प्रूव किया गया है। ठीक है, चलिए अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, उसको जो 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और पहले इसके बारे में 1-2 लाइन हम लोग और देख सकते हैं। The experiments conducted led to the foundation of modern day generator and ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो मॉडर्न डे में जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सबका फाउंडेशन जो है वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सो this led the foundation of concept of electromagnetic induction। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यही से आता है। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं अब, ये जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे का बेसिकली हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको ओवरऑल सब कॉन्सेप्ट दे देगा कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग का रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको हर तरह से प्रूव कर देगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं the 3 basic experiments conducted by Henry and Faraday gives all the concept related to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसमें करंट का जनरेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चेंज होने से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का एक फोटो बनाते हैं। फोटो बना देते हैं
और फोटो क्या करेंगे कि तीनों को बना देंगे और तीनों से आप लोग को एक रिलेशन निकलते चलेगा। करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है। ये लगा हुआ है आपका गैल्वेनोमीटर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। जो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, साउथ नॉर्थ, फिर इधर से ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से ऊपर, ठीक है। इसका मोशन इधर से चलिए, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हो गया। तो जहां पे आपका एक परमानेंट मैग्नेट दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि ये कॉइल हो गया, एक से अधिक कॉइल है। तो इस तरह से हम कॉइल को बना दिए। तो इस कॉइल में जनरेट हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है उसका डिटेक्शन हम डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं? एक गैल्वेनोमीटर लगाए हैं। ये गैल्वेनोमीटर आपका बता रहा है इसके डिफ्लेक्शन से कि इसमें से करंट पास हो रहा है इसके कॉइल से। कॉइल का एक एंड इधर लगाया हुआ है, कॉइल का एक एंड इधर लगाया हुआ है, ठीक है। और जब करंट इसमें से जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर से भी पास करेगा। अब गैल्वेनोमीटर से पास करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर का नीडल अपने बीच वाले पॉइंट से डिफ्लेक्ट होगा, इधर चाहे इधर। अब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है करंट का किधर डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? वो कारण ये है कि एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है और परमानेंट मैग्नेट में अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड हम कह लें अभी के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है जब पास ला रहे हैं तो इस कॉइल से आपका मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड्स के वैरी करने से आपको हम बताए कि क्या होगा, जनरेट करंट जनरेट होगा। तो ये जो करंट यहाँ जो आया है वो इसी के मोशन के कारण आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को लिख लेते हैं हम। In this experiment, it was there is a coil of several turns whose two ends is connected to the two ends of the गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के दो एंड से इसके दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया गया है। इन द विसिनिटी समझ रहे हैं, बगल में, विसिनिटी ऑफ द कॉइल देयर इज ए permanent magnet which is permanent magnet whose north pole is moving towards the coil। ये कॉइल की तरफ इसका नॉर्थ पोल बढ़ रहा है। ठीक है, what it was found that this motion induced current in the coil। एक्चुअली में वो लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट फेज में देख रहे हैं क्या कि जब हम मैग्नेट को बगल में ले जा रहे हैं उसके नॉर्थ पोल को, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन नहीं निकाले हैं, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी इसी तरीका से समझते हैं कि हम लोग जब मैग्नेट को ले जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि करंट उसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। The induced current was detected with the help of गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। चलिए अब क्या देखा गया, when the magnet is, अभी हम लोग उसके पास ले जा रहे हैं ना, मूविंग टुवार्ड्स है, is moved away from the coil, the
current induced but its direction was opposite as detected by galvanometer। गैल्वेनोमीटर में हम लोग देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर मान लीजिए पहले इधर घूम रहा था, अब ये इधर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज देखा गया। सिमिलर रिजल्ट्स were seen when the magnet is reversed and the similar and opposite result we are seen when the magnet is reversed and it was moved towards and away from the coil। समझ में बात आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि हम उसको मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं, पास ले जाएंगे तो जैसे पहले उस समय करंट आपका इधर था तो अब करंट इधर साइड में हो जाएगा। ठीक है, जितना उल्टा करते जाएंगे उसका उल्टा होगा। अभी नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं, करंट इधर है, अब साउथ पोल को उल्टा कर देंगे और तब पास लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से नॉर्थ पोल को पास इधर हो रहा था ना, अब इसको दूर ले जाएंगे तो ये करंट उल्टा हो जाएगा। तो इसी तरीका से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखा गया, हर एक तरीका से चेक किया जा रहा था एक्सपेरिमेंट कर करके। ठीक है, तो ये करंट, ये जो आपका है कंक्लूजन आया है, अभी आपका कंक्लूजन मतलब ये अभी देखा गया है, अभी कंक्लूजन निकालना है हमको और वो निकाला जाएगा ये दोनों साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में जो कंक्लूजन आएगा तो उसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में समझेंगे कि क्या कंक्लूजन आया है। तो अभी के लिए एक्सपेरिमेंट हमको ये समझ में आ रहा है कि एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हमको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये जो फोटो है आपको एक बार और बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो 3 एक्सपेरिमेंट का 3 फोटो बनाएंगे। ये सब बताने के बाद आपको एक दो बार इसको फिगर को और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर देते हैं इसको, और फिगर में कुछ चेंज है, उस चेंज को हम लोग अब ये मैग्नेट के जगह पे एक कॉइल रख दिया जाता है, छोटा सा कॉइल रखा जाता है। और इससे क्या करते हैं हम लोग, बैटरी लगा हुआ है, C1
और C2। ये जो आपका है वो इसी तरीका से लाइन होता जाएगा। ठीक है, इस फिगर को बनाइए थोड़ा। अगर C2 कॉइल उसको करना है आप लोग फिगर उसको अच्छे से बना लीजिए, दूसरा फिगर। तो इस दूसरे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन हुआ, इन दिस एक्सपेरिमेंट a small coil C2 with, इसमें एरो थोड़ा बना दीजिएगा, ठीक है। स्मॉल कॉइल C2 with a battery is placed in the vicinity of large coil C1। ठीक है, लार्ज कॉइल C1 के बगल में हम लोग रख दिए। दिस coil C2 is same produce magnetic field similar to the permanent magnet। ठीक है, so when coil C2 is moved towards and away from C1, then it produced the same effect as in the case of permanent magnet। समझ में बात आ रहा है? ये एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इसी तरीका से जब इसको पास लाएंगे तो करंट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगा, जब दूर ले आएंगे तो करंट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी उल्टा कर देंगे तो उल्टा इफेक्ट देगा। ठीक है, तो सेम चीज हो रहा है जैसे परमानेंट मैग्नेट वाले केस में आपका यहां पे हुआ था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भी कोई अंतर नहीं है, बस उस परमानेंट मैग्नेट के जगह पे आपको एक कॉइल है, वो आपका परमानेंट मैग्नेट था और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, the coil C2 which is इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको लिखते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, इसको उतार लीजिए। अब हम लोग आ जाएंगे तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ। इसको मिटाया जाए।
3 इस फिगर को जो लाइन है खाली उसको मिटा दीजिए। यहां पे लगा दीजिए की लगा दीजिए, ठीक है, की है। चलिए तो इस एक्सपेरिमेंट से वो लोग क्या कंक्लूजन निकाले हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। In this experiment, they did not moved the small coil C2 towards or away from C1 to generate इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस फिगर को अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये छोटा कॉइल को ना तो पास ले जा रहे हैं ना दूर ले जा रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है। कैसे, उसके बारे में हम लोग अभी लिखेंगे। When the tapping key, मतलब टैपिंग की जो आपका हो गया ना, एक की है जिसको दबाने से इसमें से करंट जाएगा कॉइल C2 से। तो पहले तो करंट 0 है उस C2 कॉइल में, लेकिन जैसे ही उसको दबाएंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम में पहुंच जाएगा तुरंत। तो उसमें देखा जाता है कि उस समय इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। मतलब जब दबाया जाता है 0 से जब मैक्सिमम करंट जब इसमें फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो उस टाइम में जो छोटा सा टाइम है, उस टाइम में इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जो हमको गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये की को हम लोग क्लोज ही रखते हैं, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो आपका क्या है, अभी कांस्टेंट है। तो फिर देखा गया कि इसमें करंट आया और फिर करंट क्या हुआ, 0 हो गया। जैसे मान लीजिए कि अभी ये यहां पे है, जैसे मान लीजिए, आप समझिए इसको अच्छा से, अभी ये 0 कंडीशन में है, कोई करंट इसमें नहीं जा रहा है। जैसे ही इसको दबाएंगे तो 0 करंट से कुछ करंट का मैक्सिमम वैल्यू तक ये पहुंच जाएगा और वहां पे जाके इसमें से लगातार फ्लो करने लगेगा। जितना करंट जा रहा है फिर इधर से निकल रहा है, जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो करंट इसका कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जब यहां से हम खोलेंगे की को ओपन कर देंगे, तो करंट जो मैक्सिमम करंट है वो करंट मैक्सिमम से फिर जाके 0 करंट हो जाएगा इस कॉइल में। तो इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है इसके चेंज होने से? इसमें इफेक्ट देखा गया क्या कि जब 0 करंट है अभी और जब मैक्सिमम करंट गया है तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। 0 करंट से मैक्सिमम करंट जाने में इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको कांस्टेंट करंट पे छोड़ देते हैं
तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी थोड़ा देर बाद जैसे ही देखा कि पहले ये ऐसे जाएगा और फिर ये लौट जा रहा है, जैसे ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे नॉर्मल हो गया, फिर आ गया कि जी, फिर करंट यहां कांस्टेंट हो गया। फिर जैसे ही इसको बंद खोला गया या की को ओपन कर दिया गया तो करंट क्या हुआ कि फिर ऐसे आया, मतलब करंट वो आया फिर इसमें और फिर ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो देख रहे हैं क्या कि जब चालू करते हैं करंट को मैक्सिमम करंट तक जाने में तब तक इसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद मैक्सिमम करंट से जब जीरो करंट आता है तब भी इसमें डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन कांस्टेंट करंट जब रहता है तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट से वो लोग डिटरमिन किए। इसको हम लोग लिखते हैं, व्हेन द टैपिंग की इज क्लोज्ड एंड द करंट increases from 0 to maximum value, then the current is induced in coil C1। coil C1 में करंट आ जाता है। Now, if the tapping key is kept closed for some times, then at that duration of time there was no current in coil C1. Again, if now tapping key is opened from maximum to zero value, ओपन करेंगे तो मैक्सिमम से जीरो वैल्यू आएगा, देन अगेन करंट इज इंड्यूस्ड इन C1 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अवर करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, चलिए, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट देखा गया। ये एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इफेक्ट देखा गया उसको आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए यहां तक इसको उतारिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ जाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बता चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोग को फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए इसको यहां तक उतारिए, हो गया। अब चलिए, बात दरअसल ये हो रहा है कि इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुआ था। इसका कंक्लूजन तो अभी हम लोग लिखने ही वाले हैं। तो कंक्लूजन लिखने से पहले हमको जो चीज समझने का है वो ये कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप लोग को पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं। आप क्या कीजिएगा कि वहां से उसको देखिएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का आइडिया लग जाएगा। और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ से फिर से दोहराएंगे और यहाँ से एक आध कंक्लूजन और निकालेंगे इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, जो कि अभी जो एक्सपेरिमेंट किया गया है और इससे जो हेनरी या जो फैराडे है जो कंक्लूजन लाए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जब तक हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छा से नहीं समझेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आ पाएंगे कि ये क्या कंक्लूजन लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं I B से। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं we know that magnetic flux
is the scalar product of magnetic field and area वेक्टर। ठीक है, देखिए स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि ये स्केलर क्वांटिटी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स phi b is a scalar quantity, mean it has no direction, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग कंक्लूजन निकाले। चलिए अब देखिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कहने का क्या मतलब है आपको, इससे हम समझाते हैं। मान लीजिए ये एरिया है आपका, ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, ये आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे एरिया कैसा है। एरिया वेक्टर इसका ऐसा है। ये क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया विथ डायरेक्शन, जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो ऐसे है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप देख रहे हैं एरिया वेक्टर से क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। समझ में बात आ रहा है क्या है, हम समझा रहे हैं आपको। देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा टेढ़ा है, एरिया से थोड़ा सा टेढ़ा है, और ये एरिया जो परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर का, मतलब एरिया वेक्टर जो एरिया का परपेंडिकुलर होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक, लिखते हैं पहले इसको मैथमेटिकली। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, यानी कि ये हो गया बी ए कॉस थीटा। हाँ, बी ए कॉस थीटा। अच्छा, इसको हम बी ए दोनों के बीच का एंगल थीटा था तो बी ए कॉस थीटा लिख दिए। तो इसको हम दूसरा तरीका समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बी कॉस थीटा इंटू ए, ऐसा भी समझ सकते हैं, या ऐसा भी समझ सकते हैं इसको बी और ए कॉस थीटा, एक दो अलग अलग क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन है। तो ए कॉस थीटा, ए ये है, ए कॉस थीटा ये होगा। तो फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो दो चीज का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का और एक ऐसा एरिया का जो एरिया उसके परपेंडिकुलर हो। यानी कि ए कॉस थीटा कर देंगे, ए कॉस थीटा हम कर देते हैं, तो ऐसा एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जो एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि ये जो एरिया हो गया बी और ए परपेंडिकुलर,
तो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया उसके सामने आ रहा है, सामने जो आ रहा है एरिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक मोबाइल ऐसे रखे हुए हैं, समझिएगा इसको अच्छा से, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर एरिया। तो परपेंडिकुलर एरिया तो पूरा है, तो डायरेक्टली हम मैग्नेटिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर एरिया मल्टीप्लाई कर दिए, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिए। अब देखिए ये जो मोबाइल है, ये जो एरिया है, हम इसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करते हैं, टेढ़ा करेंगे, ठीक है, तो ये जो पूरा तो एरिया अब आ नहीं रहा है, तो ये जो एरिया है ना, जो टेढ़ा थोड़ा सा एरिया है, उसका हम एक कंपोनेंट ले लेंगे जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और वो जो एरिया जो इसके परपेंडिकुलर जो होगा ना, परपेंडिकुलर इस एरिया का जो परपेंडिकुलर एरिया जो होगा वो इस एरिया से छोटा होगा। समझ में बात आ रहा है? तो उस समय भी हम लोग मान लीजिए थीटा एंगल नहीं लेना है, तब के लिए हम केस समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको समझिएगा अच्छा से। हम लोग को एरिया क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वाला एरिया चाहिए। ये बी ए कॉस थीटा मतलब ही होता है कि आपका परपेंडिकुलर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ही होता है। तो ए जैसे मान लीजिए कि अब ऐसे ले लिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसका इस साइड में जो कंपोनेंट होगा, यानी कि मेरे साथ सामने जो कंपोनेंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जो जा रहा है, अब ये एरिया, इसके सामने वाला एरिया तो घट गया, मेरे सामने एरिया सिर्फ यही तक दिखेगा, ये वाला ऐसे करके यही वाला एरिया दिखेगा, ये पूरा एरिया तो अब रहेगा नहीं। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एरिया को मान लीजिए एकदम आपके सामने कर देते हैं, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट जब इस साइड लेंगे, इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ए पहले था ये, अब ये एंगल 90 डिग्री है, तो ए कॉस 90, यानी कि कोई भी एरिया मेरे सामने, ए कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी कि कोई भी एरिया मेरे सामने अब नहीं है, यानी कि 0, यानी फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मैक्सिमम फ्लक्स ऐसे था, और फ्लक्स घटते 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 जब इधर चला गया तो फ्लक्स एकदम 0 हो गया, कहे कि एरिया जो परपेंडिकुलर में आपका जो है वो एकदम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम ये एरिया ए परपेंडिकुलर लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में नहीं बताए थे, इसीलिए इसको अलग से बता के आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको यहां तक उतारिए पहले, उसका बताते हैं। चलिए अब उसके बाद ये जो आप लिख लिए मैथमेटिकली, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, आपका क्या हो गया, फ्लक्स का वैल्यू आ गया। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि दो चीज का जब हम, दो वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो जो क्वांटिटी आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ये क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी बता रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड और कितना उसके एरिया परपेंडिकुलर, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी बन रहा है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग कह दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी होगा कि ये तो स्मूथ सरफेस में आपका हो गया, हो सकता है कि आपका जो एरिया जो है वो छोटा बड़ा हो, मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग जगह, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो, ठीक है। जैसे मानिए यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड 20 सब जगह हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग हो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग हो, और एरिया का डायरेक्शन भी ऐसे ना हो, कोई ऐसे हो, कोई ऐसे हो, कोई ऐसे हो। तब हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे वो B1, A1, B2, A2, B3, A3 कर करके हम लोग निकालते चलेंगे। ये भी हम पिछले क्लास में लिखाए थे। If the magnetic field and area vector is not uniform, then the magnetic flux phi b is equal to B1 A1 vector plus B2
A2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और सो ऑन। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो एरिया परपेंडिकुलर वाला हम केस समझाने का कोशिश कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में जो एरिया आ रहा है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो परपेंडिकुलर एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो कंक्लूजन निकाले हैं उस कंक्लूजन के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में फिगर बनाए थे उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ क्या दिया, वो क्या ऑब्जर्व किया, वो सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, आप लोग उस एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाइए, पेज वहां पे पलट लीजिए और देखिए, इसको बाद में उतार लीजिएगा। ठीक है, पहले उस एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाइए जहां पे उसको फिगर को उतारे थे। इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वी सॉ दैट व्हेन द परमानेंट magnet was moved towards the coil C1 था ना, बड़ा वाला coil, towards the coil C1, then current was induced in it। करंट इंड्यूस्ड होता है। Faraday's found that there was a change in मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसा दिखता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है, देयर वाज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ये जो फ्लक्स चेंज हुआ उससे क्या हुआ, ईएमएफ आ गया उस बड़े वाले कॉइल C1 में। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल C1 एंड सो द करंट केम, और इससे वो क्या हुआ, करंट आपका आया। फैराडेज ये ऑब्जर्व किया कि आपका क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो उसके परपेंडिकुलर है उसका मल्टीप्लीकेशन, यही ना होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब हम उस एक्सपेरिमेंट में आप लोग देखिए, जब हम परमानेंट मैग्नेट को उस कॉइल के मुंह के पास सामने से ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो कम था उस एरिया से, जो गोल कॉइल है उसके एरिया से कम था। ज्यादा पास जब मैग्नेट आएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा उस एरिया से। ज्यादा दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा ना उस एरिया से जो पास करने वाला होगा। अब ज्यादा पास ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया से क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया से बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा चाहे घटेगा, दूर ले जाएंगे तब।
तो ये जो घटना बढ़ना हो रहा है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और अल्टीमेटली उससे किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का घटने बढ़ने से हो क्या रहा है, इस बड़े वाले कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ईएमएफ ही क्या होता है, किसी भी करंट को देने का कारण होता है। कोई बैटरी क्या होता है, बैटरी में एक ईएमएफ होता है, और बैटरी को जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं एक सर्किट में तो करंट फ्लो करने लगता है। तो एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस कॉइल में, और वो ही ईएमएफ जो क्या कर रहा है, करंट को प्रोड्यूस कर रहा है बड़े वाले कॉइल C1 में। आप बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे वो कंक्लूजन क्या निकाला है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलो ये तो यहां से आ गया, इसका दूर भी ले जाएंगे तो क्या होगा, उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू घटेगा, पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन दोनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और इससे ईएमएफ बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा चाहे बढ़ेगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो उससे क्या होगा, ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा कॉइल में। ठीक है, चलिए so when permanent magnet was brought nearer or farther from coil C1, there was change in magnetic field through that area, so there was change in magnetic flux. ठीक है, and this change in magnetic flux induced EMF in the coil. ठीक है, ये बात आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से समझ में। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का क्या कहानी है। इन एक्सपेरिमेंट 2 also there was similar condition, only in place of permanent magnet we used an electromagnet of small coil C2। ठीक है, छोटा सा कॉइल C2 हम लोग वहां पे यूज किए, बस वहां पे परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट था। कंडीशन बाकी सब चीज इसमें भी सेम था। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इन experiment 3 what we observe is that, क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। when the tapping key is closed so that current reaches from 0 to maximum value
then magnetic field generated by this coil also changed. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड also क्या हुआ, चेंज हुआ आपका, क्योंकि यहां पे आपका करंट को जीरो से मैक्सिमम ले जाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो करंट से जो बन रहा है वो भी आपका जीरो से मैक्सिमम पे जाएगा. also change from जीरो टू मैक्सिमम जाएगा. समझ बात आ रहा है. चलिए अब so this magnetic field led to the change in magnetic flux through the area of loop, area of coil C1. ठीक है, C1 कॉइल से क्या हुआ, एरिया से आपका क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज हुआ. सो current induced in coil C1. The direction of current changed when the tapping key is opened and current reached from maximum to zero value. Magnetic field changed. Magnetic field also changed from maximum to zero value. ठीक है, इससे क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और करंट डायरेक्शन फिर क्या हुआ, उल्टा बना. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से आप लोग को समझ में आएगा, कंक्लूजन समझ में आ गया आप लोग को. तो ये जो कंक्लूजन जो था ये फैराडे समझा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से इस चीज को वो समझ रहा है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली इस मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन को हम लोग अभी लिखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये फैराडेज का जो लॉ है जिसको फैराडेज लॉ कहा गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली लिखते हैं. और उसको मैथमेटिकली लिखने का इसका फायदा है कि इसको बाद में लोग कोरोना में काम आएगा. चलिए इसको मिटा देते हैं. So Faraday's final conclusion is written as EMF is induced in the, इसमें लिखते हैं magnitude of induced EMF in the
circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through that circuit। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टाइम रेट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है ना चेंज, ये चेंज किस रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये फाइनल कंक्लूजन उसका था। ठीक है, तो हम लोग आदि ईएमएफ का निकालेंगे वैल्यू। सो मैथमेटिकली ईएमएफ E is equal to minus dou phi by dt। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो गया। ठीक है, here d phi b by dt is the rate of change of magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यही डी फाइव बाई डी टी था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या कि ईएमएफ से क्या आएगा? करंट भी आएगा। ईएमएफ क्या है? चेंज इन पोटेंशियल आपका। तो ये पोटेंशियल है तो आपको क्या आ जाएगा? करंट का वैल्यू भी आ जाएगा आपका। V इज इक्वल टू आर आई हमको पता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये समझेंगे ये कैसे होता है, माइनस क्यों लगा है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको माइनस यहां पे लिख देने का है। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो आपका है वो क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड कर देंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा? इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का डी फाई बी क्या है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। और डी क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, यानी टाइम का रेट हो गया ये मैग्नेटिक फ्लक्स का। टाइम के साथ आप जब करिएगा इसको तो ये जो आपको निकलेगा वो ईएमएफ का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंक्लूजन था जो निकाला गया। चलिए अब और इसमें लिखते हैं, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द coil, then the magnitude of EMF, induced EMF will be same from each coil. So EMF E का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ईएमएफ का वैल्यू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, तो इसको एन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। एन क्वाइल है तो एन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ईएमएफ का मैग्नीट्यूड का वैल्यू बढ़ जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्वाइल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया उस केस में। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, इसको मिटाएंगे। चलिए, तो इसमें जो हम लोग को एक चीज और देखने का है क्या, कि अभी तक जितना एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग देखे हैं वो ये देखे हैं कि आपका क्वायल को बड़ा वाला क्वायल तो रखा हुआ था, वो स्टेशनरी था। छोटा वाला क्वायल उसके पास ले जा रहे हैं, चाहे दूर ला रहे हैं। परमानेंट मैग्नेट उसके पास ले जा रहे हैं, चाहे दूर ला रहे हैं। या फिर एक टैपिंग की लगाए थे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में, उसको दबा रहे हैं या फिर उसको खोल रहे हैं, मतलब उसको क्लोज कर रहे हैं चाहे ओपन कर रहे हैं। तो इन सब केस में
हम क्या बोला बताए कि ये तो कंक्लूजन निकाला गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस हो रहा है, ये तो हम लोग देख चुके थे। लेकिन सब केस में एक चीज कॉमन क्या देखे हम लोग कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स में बी का वैल्यू चेंज कीजिए, एरिया का वैल्यू चेंज कीजिए या थीटा एंगल जो चेंज कीजिए, ये तीनों में से कोई भी चेंज कीजिएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो जो तीनों एक्सपेरिमेंट में उसमें तीनों में एक ही चीज किए हम, और वो क्या किए हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किए। टैपिंग की वाला केस में हम लोग क्या किए थे ना, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 से मैक्सिमम पहुंचा, फिर मैक्सिमम से 0 पहुंचा था, तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किए थे हम लोग। पहला वाला केस में परमानेंट मैग्नेट को पास ले जा रहे थे, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को वैल्यू को बढ़ा रहे थे। जब पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ गया था उस एरिया से, और वो छोटा वाला जो कॉइल था जिसमें करंट था उसको भी पास ले जाकर सेम केस हो गया था परमानेंट मैग्नेट जैसा। यानी कि ये जो तीनों केस है उस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, और अल्टीमेटली मैग्नेटिक फ्लक्स का एक वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से चेंज किया जाए, एरिया से भी चेंज कर सकते हैं, थीटा एंगल से भी चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसके बारे में भी लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा कभी कंफ्यूजन न रखना है कि हम लोग एरिया चेंज नहीं करना है या थीटा एंगल चेंज नहीं करना है, हम लोग खाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है। नहीं, ईएमएफ वो करंट उसमें आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है, यदि आप एरिया भी चेंज कीजिएगा और थीटा एंगल भी चेंज कीजिएगा, इसमें भी आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज करिएगा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों पॉइंट को कवर कर लेते हैं यहां पर, इसको लिख लेते हैं। इन ऑल द 3 experiments we saw that though there was change in magnetic flux, but for change in magnetic flux each time we were changing the magnetic field। हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। द magnetic field, magnetic flux can also be changed by changing the area or by changing the angle theta, ठीक है, between magnetic field and area vector, between magnetic field and area vector, ठीक है। समझ में बात आ रहा है? if the area of large coil is increased or decreased, or the large coil C1 is moved so that angle theta is changed, then also the
current, then also the EMF can be induced. EMF can be induced or the current will come. ठीक है, and the current will come. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि C1 जो कॉइल है उसको थोड़ा क्या करते हैं कि थोड़ा सा घुमा देंगे, हल्का थीटा एंगल तो चेंज हो गया, या फिर उसके एरिया को मान लीजिए कि छोटा बड़ा करने का कोई सिस्टम ऐसा हो तो एरिया को हम मान लीजिए छोटा कर दे या फिर बड़ा कर दे, तो उससे भी आपका फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस दोनों सिस्टम से चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इससे ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, इससे करंट इंड्यूस्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है, चलिए इसको तो आ गया यहां तक। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसीडर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को कंसीडर करिए। पहला, व्हाट would you do to obtain a large deflection, of the galvanometer. How would you demonstrate the presence of induced current in the absence of galvanometer? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ देते हैं। कंसीडर एक्सपेरिमेंट 2, what would you do to obtain a large deflection of the galvanometer? How would you demonstrate the presence of induced current in the absence of galvanometer? ठीक है, ये दोनों आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको बनाया जाए। पहला, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या देखे थे, एक छोटा कॉइल था जिसमें करंट के लिए एक बैटरी लगा हुआ था। ठीक है, और वो कॉइल के पास जाता था या दूर जाता था। ठीक है, और उससे करंट इंड्यूस होता था। तो व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन ए लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर यानी बड़ा वाला कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो उसमें जो करंट का वैल्यू ज्यादा डिफ्लेक्शन यानी ज्यादा करंट जा रहा है, तो ज्यादा करंट कब जाएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, तो वो तो बी ए और थीटा चेंज होगा तभी हो सकता है, यही हो सकता है ना कारण। अब बी ए थीटा कौन चेंज करेगा, वो जो आपका जो है क्या कहते हैं छोटा वाला कॉइल है वो चेंज करेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या क्या करेंगे, देखिए, टू ऑब्टेन of galvanometer, large deflection of galvanometer,
देखिए एक इसमें और कर सकते हैं ना कि जो बड़ा वाला जो कॉइल है, ठीक है, बड़ा वाला कॉइल है, ये जो छोटा वाला कॉइल है, उसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा देंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगाने से छोटे वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा तो वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा बड़े वाले कॉइल में, और ज्यादा करंट होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में। हम लोग इसमें लिखते हैं टू ऑब्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर वी कैन यूज, फर्स्ट में लिखते हैं ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट आयरन कोर inside the small coil C2, ठीक है, पहला। दूसरा में और क्या करेंगे हम लोग, ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिए उसके अंदर, इससे कर लेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं डिफ्लेक्शन के लिए, पहला तो ये हो गया। अच्छा, मोर powerful battery is used to produce large amount of magnetic field। तीसरा कर सकते हैं हम लोग, we can bring the small coil towards or away from big coil C1 at high speed, ठीक है। तो हम लोग हाई स्पीड अभी करेंगे तो इससे भी क्या हो सकता है, आपका लार्ज डिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बी नंबर। ये सब कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन ला सकते हैं। हाउ वुड यू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रहे, तो गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रहे हैं तो अब करंट का वैल्यू हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा हम लोग को। टू डिटेक्ट द करंट इन बिग कॉइल C1 we can use small bulb which will glow when the current pass through the bulb, ठीक है। जब बल्ब से पास करेगा करंट तो इससे क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बल्ब ग्लो कर जाएगा करंट आने के कारण, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर लूप of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed. 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. Vertically in the east-west plane. East-west plane. A uniform magnetic field of
a uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. Northeast direction. ठीक है. The magnetic field is decreased to the magnetic field is decreased to 0 in 0.7 second. ठीक है. At a steady rate. At a steady rate. Determine the magnitude of magnitudes of induced EMF and current during the time interval, and current during this time interval. During this time interval. ठीक है. क्वेश्चन को अगर फिर से पढ़ दिया जाए, a square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. ठीक है. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. ठीक है. The magnetic field is decreased to 0 in 0.7 second at a steady rate. ठीक है. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval. ठीक है. Magnitude and current during this time interval. ठीक है. चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए. इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. चलिए तो देखा जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है. एक स्क्वायर लूप का बात कर रहा है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस है 0.5 ओम. ठीक है. उसको वर्टिकली प्लेस किया गया है ईस्ट वेस्ट प्लेन में. ठीक है. ठीक है. यहां से समझना स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए कि ये आपका ईस्ट वेस्ट, ये जो हो गया नॉर्थ साउथ, यही ना हो गया नॉर्थ और साउथ. ये समझ में आ रहा है. ये जमीन पर रखा हुआ है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक है. चलिए इसको थोड़ा सा और टेढ़ा बना दिया जाए. इसको थोड़ा और टेढ़ा बना दिया जाए. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. समझ में आ रहा है बात. अब देखिए क्या कह रहा है. ये स्क्वायर लूप जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, उसको ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है. ईस्ट वेस्ट प्लेन कौन सा प्लेन होगा? ये प्लेन होगा ईस्ट वेस्ट प्लेन. ठीक है. इसको 10 सेंटीमीटर का इसका स्क्वायर है और उसको ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है. ठीक है. अच्छा, एक मैग्नेटिक फील्ड है इतना टेस्ला का, इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट है. ठीक है. समझ में बात आ रहा है. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जबकि प्लेन क्या है?
ईस्ट वेस्ट प्लेन में है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 in 0.7 सेकेंड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, अभी तो मान लीजिए कोई वैल्यू है इसका, लेकिन 0.7 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी 0 होते जाएगा, ठीक है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट हुआ है और जो करंट जनरेट हुआ है उसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करके निकालने का है इसमें, ठीक है। चलिए, तो कैसे निकाला जाए? तो हम हमेशा बताए थे कि ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला है मेरे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो सबसे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का बात कर रहे हैं, तो देखिए ईएमएफ का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहा है, यानी ई का वैल्यू मेरे पास क्या था -d∅dt, लेकिन मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है ई का, तो हम लोग को खाली d∅ से मतलब है बाय dt। समझ में आ रहा है? ये क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। समझ में बात आ रहा है कि क्या करना है इसमें? अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कितना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज यानी कि फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम। अब देखिए फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बोल रहा है कि 0.7 सेकेंड में क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, ठीक है। 0.7 सेकेंड में उसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। 0 होने का मतलब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू 0, तो सिर्फ इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा। लेकिन चूंकि नेगेटिव है और इसका हमको क्या लिखना है? चेंज लिखना है, तो नेगेटिव रहेगा तब हमको पॉजिटिव वैल्यू का निकालेंगे, यानी कि इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू बाय टाइम। समझ में बात आ रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.7 सेकंड में तो 0 हो जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा 0.7 सेकंड में, यानी कि टाइम तो 0.7 सेकंड है। टाइम तो 0.7 सेकंड है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होने वाला ना है 0.7 सेकंड में, तो टाइम हमको पता है, यहां पे टाइम के जगह 0.7 सेकंड डाल देने का है। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू से खाली हमको मतलब है। अब इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू से मतलब है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू हम बताए हैं मैग्नेटिक फील्ड और इनटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि BA cos थीटा। यदि cos थीटा नहीं समझने का है तो हम समझ जाते हैं कि एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो इनिशियल में तो सही कंडीशन में है। तो अब देखिए इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो इमेजिन कीजिए एरिया ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऐसे जाने का मतलब है मान लीजिए इस पॉइंट से ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एरिया तो एकदम ई जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, एरिया तो एकदम ऐसा होगा। अच्छा ये जो है इस लाइन में है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का हमेशा एंगल 45 डिग्री होता है, यानी कि बी जो देखिए एरिया जो है इसके परपेंडिकुलर है एकदम, इसको देखिए इसके पीछे तो जस्ट दिखा नहीं सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया एकदम इसके परपेंडिकुलर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टेढ़ा जा रहा है, इस एरिया से टेढ़ा जा रहा है, एरिया ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या लिख देंगे? BA cos 45 डिग्री।
टाइम की जगह क्या लिख देंगे 0.7 सेकेंड, तो आपका ईएमएफ का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में बात आ रहा है कैसे हम लोग ईएमएफ निकाल रहे हैं? चलिए इसको लिखते हैं। लिखते हैं स्क्वायर लूप। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, डेटा को लिखिएगा और नहीं पहले आप फिगर एक जगह बना दीजिए, ठीक है, उसका जो डेटा को लिखना स्टार्ट कीजिए। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर यानी कि 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। साइड का वैल्यू हो गया। रेजिस्टेंस जो हो जाएगा लूप का, रेजिस्टेंस आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.5 ओम, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा बी का वैल्यू, उसका वैल्यू हो जाएगा 0.1 टेस्ला, ठीक है। अच्छा, टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम का 0.7 सेकेंड, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या निकालते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ का जो वैल्यू है वो क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको पूरा उतारिएगा। अब लिखिएगा वी नो दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू इतना, ठीक है। फिर लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू, फिर इसको कर दिएगा मॉडुलस में, फिर ऐसे लिखिएगा और यहां तक इस वैल्यू पे आइए। उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा ई का वैल्यू, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाय टाइम 0.7। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो कितना है आपका 0.1, एरिया का वैल्यू कितना है आपका ए का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का कहा है एरिया, ए का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री बाई 0.7, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा ये 0.1 10 टू द पावर माइनस 1, ये 10 टू द माइनस 1 10 टू द माइनस 2, तो माइनस 2 यहां लिख देंगे, ठीक है, बाई 0.7 और cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 0.7 रूट 2, ठीक है। ये आपका ईएमएफ का वैल्यू हो गया। अच्छा, ईएमएफ का जो वैल्यू है, ईएमएफ का जो वैल्यू है वो अच्छा इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स बाई टाइम आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका है इसको हम लोग वोल्ट में लिखते हैं ना, ईएमएफ आपका क्या है यूनिट वोल्ट का है आपका, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। अच्छा, यहां पे लिख दीजिएगा, जब इसके बाद जब यहां पे लिखिएगा तो एक चीज खाली लिख दीजिएगा, यदि कहीं पे जगह हो तो लिख दीजिएगा फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज 0 वैल्यू इन 0.7 सेकेंड, ठीक है। ये लिखिएगा, उसके बाद इसको उतारिएगा और उसके बाद इसको उतारिए और ये जो वैल्यू आ गया आपका ये आ रहा है 1 मिली वोल्ट, ई का वैल्यू आ रहा है 1 मिली वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ईएमएफ का वैल्यू इतना आ गया 1 मिली वोल्ट। अब चलिए, ये 1 मिली वोल्ट तो आपका आ गया ईएमएफ का वैल्यू। तो पहला चीज तो निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब हमको करंट हमको कितना हुआ वो निकालने का है। द करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल विल बी, V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो E इज इक्वल टू आर आई होगा, तो I इज इक्वल टू E बाई आर। अब E का वैल्यू 1 मिली वोल्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 0.5, तो कितना हो जाएगा 10/5 मिली एम्पेयर, ठीक है, ओम, तो इसका हो जाएगा मिली एम्पेयर।
तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। आई का जो वैल्यू आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। समझ में बात आ रहा है? यानी करंट का वैल्यू आ गया, करंट जो निकालना था आपको उसका वैल्यू आ गया 2 मिली एम्पियर और ईएमएफ का जो वैल्यू आ गया 1 मिली वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए।